हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर थर्ड को हम डिस्कस करेंगे और ये पेपर टू के लिए रहेगा। तो पेपर टू के लिए हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है। पेपर वन के लिए भी हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन की तरह कार्य करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मैंने पेपर टू यू टेट पेपर टू के लिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसमें एसएसटी वाले पोर्शन के साथ हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। प्रीवियस जितने भी हमने टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ऊपर आई सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर चेक कर लेना। वापस आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। डैश अकर्स व्हेन वी चेंज अवर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू एकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन। तब होता है जब हम अपनी नई जानकारी को समायोजित करने के लिए अपनी मौजूदा स्कीमा को बदलते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसात्मीकरण कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, योजना, या फिर इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं सेट ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो आपके पास होती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसकी शॉर्ट में बोलते हैं ZPD थ्योरी। ठीक है, वाइगॉस्की ने ये थ्योरी दी थी। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, ये एक लर्निंग थ्योरी है, तो वाइगॉस्की के द्वारा दी गई है। तो आपको ये बताना है कि जब नई जानकारी जो है पुरानी जानकारी में आ जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी कि गुंजाइश, हिंदी में बोल दो इसको चाहे। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, जो बच्चे की, फॉर एग्जाम्पल हम चाइल्ड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जो चाइल्ड की पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें जब न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू नॉलेज ऐड हो जाती है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, न्यू नॉलेज ऐड हो जाती है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? आत्मसात्मीकरण का मतलब होता है जो भी आपकी नॉलेज है उसमें जो अपडेट्स होते हैं, जो आपकी पुरानी नॉलेज में अपडेट होते हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, तो वो एसिमिलेशन के अंतर्गत आते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है जब कुछ नया आप सीखते हो पुरानी नॉलेज के साथ में, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्कीमा का मतलब होता है योजना या फिर सेट ऑफ नॉलेज, कितनी जो नॉलेज आपके पास अभी है, दैट इज ऑल नोन एज स्कीमा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर टास्क एनालिसिस। सीडीपी का क्वेश्चन था, ये भी सीडीपी का क्वेश्चन है। पेपर 2 लेवल 2 के लिए बात हो रही है। कार्य विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं निगरानी रखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर बैकवर्ड चेनिंग, या ऑप्शन नंबर डी एसिमुलेशन। तो देखो एसिमुलेशन मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया होगा। एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। तो यहाँ पूछा गया कार्य विश्लेषण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जिस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, बहुत ही सिंपल हो गया, यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर बता दिया था। ऑप्शन नंबर डी कोई विधि नहीं है। ये क्या है? ये एक एक जिससे हम क्या करते हैं, ये एक तरीका है ऐसा जिसमें हम अपनी नॉलेज को, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, उसको अपडेट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जो चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे आपका फ़ोन हुआ, ठीक है, फ़ोन में जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर वही रहता है लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड होती चली जाती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि आप नई चीज़ डाल रहे, जैसे ऐप्स हो गई, फ़ोन में आप नई नई ऐप्स डाल रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी? वो कहलाएंगी, पुरानी ऐप्स के साथ नई ऐप्स भी चल रही हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एकोमोडेशन कहलाएंगी। तो यहाँ सेल्फ मॉनिटरिंग करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, बैकवर्ड चेनिंग करना, ये सारे के सारे जो होते हैं टास्क, कार्य विश्लेषण के जो है एग्जाम्पल्स हैं। इनके थ्रू कार्य विश्लेषण किया जाता है, इन प्रोसेस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन बच्चों की बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक है? देखिए, 2 तरीके के फैक्टर होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले, बाह्य कारक जिनको आप बोलते हो, और दूसरा इंटरनल यानी कि अंदरूनी कारक। तो दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। पहला देखते हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रीनेटल स्टेज। प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान माँ का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य। तो क्या ये एक अंदरूनी कार्य है? जी नहीं, ये एक अंदरूनी डेवलपमेंट नहीं है, ये बाह्य डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन ए हट गया यहाँ से। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिश्ड इन द वॉर्म। एकल बच्चे या कई बच्चे गर्भ में पोषित हो रहे हैं। तो ये भी क्या है भाई? ये एक्सटर्नल
तरीके से होता है, बाह्य कारक की वजह से ही ये पोषित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हट गया। नॉर्मल और अब नॉर्मल डिलीवरी, इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। राइट रह गया इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी। तो बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है और इंटरनल डेवलपमेंट प्रोसेस है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब अपोजिट, अपोजिट वर्ड आपको पहचानना है। वर्ड क्या है हमारे पास, कनिंग। पहली बात आपको कनिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। कनिंग का मीनिंग होता है चालाक, ठीक है। चालाक होना या चतुर होना वो क्या कहलाता है, कनिंग, तेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज होना। तो इसका उल्टा क्या होगा, ट्रिकी होगा, मैनिपुलेटिव होगा, शाय होगा या फिर शार्प होगा। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, कनिंग, CUNNING। कनिंग का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, दैट इज यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो सही आंसर आ रहा है, क्लोज क्लोज है, वो है ऑप्शन नंबर सी, शाय, यानी कि शर्मीला होना। और यहाँ क्या है, कनिंग मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होना। ट्रिकी का मतलब अलग होता है, मैनिपुलेटिव का मतलब अलग होता है, शार्प का मतलब अगेन बहुत तीखा या तेज होना। तो ये सिनोनिम्स में चला जाएगा इसके। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, शाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएटेड करेक्टली। नीचे ये इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई अभी, इसलिए इसका कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता हिंदी में, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएटेड, इनमें से नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सा सबसे सही है, ठीक है। 4 सेंटेंस दिए, द स्कूल विच, यहाँ कॉमा लगाया, हैड जस्ट ओपन बर्न डाउन। तो ये सेंटेंस है, अब इनमें से कौन सा सही है, सही तरीके से लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द स्कूल और उसके बाद लगेगा कॉमा, विच हैड ओनली जस्ट ओपनड देन कॉमा बर्नट डाउन। तो ये बिल्कुल सही से पंचुएटेड का मतलब है कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, तो वो सारी चीज़ें जो है पंचुएटेड के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल प्योर इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर और लेटर्स। देखो साइलेंट लेटर्स होते हैं कुछ, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी शब्दों में साइलेंट लेटर नहीं है। मॉस्टन, ऑप्शन नंबर ए, बी, लेड, शुड, प्लांट। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो साइलेंट वर्ड नहीं है कौन से लेटर में। तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्लांट में सारी चीज़ें आप क्लियरली बोल रहे हो, प्लान, उसके बाद ईडी फॉर्म लगी है इसमें, तो प्लांट जो है इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। शुड में भी मौजूद है, नेड में के है, ठीक है, ऊपर मोशन में आई है, तो ये साइलेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ब्रीड ऑफ काउ इज़ डुअल पर्पस, यानी कि गाय की कौन सी प्रजाति जो है डबल पर्पस यानी कि दुई उपयोग में लेके आई जाती है, 2 जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गिर प्रजाति, जर्सी प्रजाति, सिंधी प्रजाति या फिर थार प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए डुअल पर्पस 2 जगह इस्तेमाल की जाती है। तो थार प्रकार क्या है, गाय की एक ब्रीड है। अब ये जो है पाकिस्तान में है ये जगह। अब अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान में चली गई है अब ये जगह, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये राजस्थान के पास में है। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसके पास में जो पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, तो ये वहाँ का है, उसी के नाम पर इस गाय की प्रजाति का नाम रखा गया है थार। ये देखो थार पारकार। तो ये क्या है, ये एक गाय की प्रजाति है, ठीक है, जो अलग अलग पर्पज़ में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुंवर सिंह वॉज द जमींदार ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, SST के लिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, बैरकपुर के, जगदीशपुर के, अवध के या फिर बिठूर के। तो करेक्ट आंसर है, देखिए वीर कुंवर सिंह जो जमींदार थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर से थे ये, जगदीशपुर के कुंवर थे ये, और ये बिल्कुल एक एक्टिव मेंबर थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये फ्रीडम फाइटर रहे थे कुंवर सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ। मानचित्र की एक सार्वभौमिक भाषा को किसके द्वारा समझा जा सकता है, स्केच के द्वारा, कन्वेंशनल सिंबल पारंपरिक प्रतीकों के द्वारा, अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, अक्षर द्वारा, या थीमेटिक मैप विषयगत मानचित्रों के द्वारा। तो देखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जा रहा है कि सार्वभौमिक भाषा, जो मैप्स होते हैं ना हमारे बड़े बड़े, उनकी भाषा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, कि जो कन्वेंशनल सिंबल, देखो मैप्स में क्या होता है ना, सिंबल्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप मैप्स में चीज़ों को लिखते नहीं है, वर्ड्स में नहीं लिखते हैं, आप उनको दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल बना दिया आपने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है,
तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो सपोज ये स्ट्रेट लाइन किसी एक पोल को दिखा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप मैप में एक सिम्बल्स होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर कन्वेंशनल पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि, देखो दूरदर्शन प्रणाली का मतलब होता है कि दूर बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो जिस प्रक्रिया के थ्रू पढ़ रहे हैं ये भी एक दूरदर्शन प्रणाली है, मैं यहाँ से चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वहाँ देख रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ये पूछा गया। ऑप्शन ए बोलते विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, हमारे देश में बिजली की कमी है, अभी प्रसारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, सभी के पास टीवी नहीं होता। तो देखो दूरदर्शन प्रणाली का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से कि भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपके मन में जो भी डाउट है वो रह जाएगा। लाइव क्लास की बात नहीं कर रहे भाई, लाइव क्लास में तो आप लोग क्वेश्चन अपने डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। हिंदी के क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखो हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आप आराम से यूटेट को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद बचता है आपका सीडीपी। तो देखिए भाई सीडीपी में आप आराम से 30 में से 27 से 28 मार्क्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और अगर आपको डाउट है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है प्लेलिस्ट, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहाँ सीडीपी के जितने सेशन थ्योरी सेशन मैंने लिए उन थ्योरी सेशन को देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी वाला पोर्शन ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का क्या तात्पर्य है। अध्यापक द्वारा नाटक का रंगमंच पर अभिनय, कई विधियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, एक शिक्षक द्वारा नाटक का वाचन करना, अध्यापक द्वारा नाटक का गायन करना यानी कि गा के सुनाना। तो देखो वाचिक अभिनय जो कहलाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कई विधियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। ठीक है, ये क्या होता है, वाचिक अभिनय कहलाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धि या ना करें इसके लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि वर्तनी मतलब जो लैंग्वेज होती है जो आप बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, अक्षर विन्यास यानी कि लेटर राइटिंग जो होती है, तो इसमें जो है गलती ना करें, तो इसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है, काव्य का रसास्वादन करना यानी कि काव्य पढ़ाया जाए बच्चों को, श्रुत लेखन का अभ्यास कराया जाए, मौन वाचन यानी कि चुप रहकर, और ऑप्शन नंबर डी से स्वर वाचन। तो राइट आंसर देखो यहाँ रहेगा, सबसे अच्छे तरीका है ऑप्शन नंबर बी, श्रुत लेखन का अभ्यास कराया जाए। श्रुत लेखन का मतलब होता है सुनकर शुद्ध लिखना। ठीक है, आप सुनेंगे, सुनना, पहले जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सुनेंगे, उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको लिखेंगे, समझ के लिखना, तो ये क्या होता है, और तेज गति से लिखना ये भी शामिल होता है श्रुत लेखन में। ठीक है, तेज सुनना और उसको फिर तेज गति से शुद्ध रूप से लिखना श्रुत लेखन अभ्यास कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है हमारे पास, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ विलेज प्रधान। एसएसटी के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भैया, जो भी एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 18 वर्ष, 21, 25 या फिर 30। तो देखिए ग्राम प्रधान के लिए जो अप्रोप्रिएट एज है वो है 21, कम से कम 21 वर्ष का होना ज़रूरी है ग्राम प्रधान के लिए। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा का बनने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए, तो ये हो गया आपके पास 30 ईयर्स। कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन। मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं, तो आपकी एज मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ग्राम प्रधान के लिए 21 ईयर होनी चाहिए आपकी, 30 साल आपकी राज्यसभा के मेंबर के लिए, पार्लियामेंट के लिए आपके पास 25 साल की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनना चाहते हैं तो 35 साल होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आर्टिकल 249,
252, 312 या नन ऑफ दीज। भाई आर्टिकल से एक या दो तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे एसएसटी में, क्योंकि एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं 60, तो पॉलिटी से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं एसएसटी में, तो उसमें आर्टिकल वाला ज़रूर देख के जाना, आर्टिकल से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आर्टिकल 312 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, तो वो सारे ऑल इंडिया सर्विसेज को जो मेंशन करता है आर्टिकल वो है 312, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग यूटेट उत्तराखंड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये यूटेट पेपर 2 के लिए था। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, जल्दी से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।